क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इसका ये लेक्चर नंबर 2। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मेरा नाम अनुनय शर्मा और ये आपका चैनल अनुनय एकेडमी। हाँ सुनो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर A mirror whose reflecting surface is a part of an imaginary hollow sphere of glass. Imaginary hollow sphere of glass का हिस्सा हो वो मिरर। Imaginary hollow sphere का मतलब क्या है? ये रहा एक hollow sphere, इसके मैं दो टुकड़े कर दूं, ये एक हिस्सा बन गया, ये दूसरा हिस्सा बन गया। आइए समझते हैं इसको कुछ इस ढंग से कि अगर ये मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर को मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, ये रहे इसके दो हिस्से। एक स्फीयर के इस हिस्से को थोड़ा इधर रख देता हूं, दूसरे स्फीयर के हिस्से को थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं। ये रहे हमारे स्फेरिकल मिरर्स के दो हिस्से। फाइन। अब ये दो हिस्से ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमें इन दो हिस्सों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बनेगा? मिरर की डेफिनेशन क्या थी? हाईली स्मूथ वेल पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज मिरर। यानी अब ये जो दो हिस्से हैं इनको मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉलिश। पॉलिश कहां कहां कर सकता हूं? पॉलिश दो ही जगह पे कर सकता हूं, या तो इसके इनसाइड पॉलिश करूं या इसके आउटसाइड पॉलिश करूं। एक हिस्सा ही ले लूं मैं। अगर मैं इनसाइड पॉलिश करूं तो एक तरह का मिरर बन गया, अगर मैं इसके आउटसाइड पॉलिश करूं तो दो तरह का मिरर बन गया। दोनों को मैंने अलग अलग दिखाना है, इसलिए इस हिस्से के ऊपर भी बात करेंगे। इसको मैं इनसाइड से पॉलिश कर देता हूं, ये बन गया मेरा एक मिरर, और इस हिस्से को मैं आउटसाइड से पॉलिश कर देता हूं, ये बन गया मेरा दूसरा मिरर। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दो इधर और डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन ये कह रही है ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रहा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रहा इस वाले का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश है। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। सर इमेजिनरी हॉलो स्फीयर मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं इसका इमेजिनरी ढंग से एक स्फीयर पूरा करूं तो ये बनेगा। ये रहा इसका सेंटर इस स्फीयर का। तो क्या ये वाला हिस्सा इस इमेजिनरी हॉलो स्फीयर का हिस्सा बन गया ना? यहां आते हैं। इसका भी अगर मैं इमेजिनरी होलोस्फीयर पूरा करूं तो ये रहा इसका सेंटर। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये भी इमेजिनरी होलोस्फीयर का हिस्सा बन गया, तो डेफिनेशन हो गई पूरी। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए इमेजिनरी होलोस्फीयर ऑफ ग्लास इज नोन एज अ स्फेरिकल मिरर। ये बन गए हमारे स्फेरिकल। क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स को ये जो हिस्से बने इसको दो ही जगह से हम पॉलिश कर सकते हैं, या तो हम इसे इनसाइड से पॉलिश कर सकते हैं, ये आउटसाइड से पॉलिश कर सकते हैं, तो दो ही ढंग के मिरर बन सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर दो ढंग के हैं। कौन सा? ये हो गया, इसको हम कहेंगे कॉनकेव, एक को कहेंगे कॉनकेव और एक को, इस वाले को हम बोल देंगे कॉन्वेक्स। अब आप बोलेंगे सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे याद रखेंगे? भाई इधर देखो, इसमें लगी हुई है केव, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह दिखे। ये रहा ना मिरर, ये इसका हिस्सा इधर से मैंने पॉलिश कर दिया। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका इनसाइड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह दिख रहा है ना। अगर ये केव की तरह दिख रहा है तो नाम बोल देना कॉनकेव, ये हो गया कॉनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ को दिख रहा है वो हो गया कॉन्वेक्स। डिफाइन कैसे करेंगे? A spherical mirror whose reflecting surface is inside the mirror is known as the concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is inside the mirror is known as the concave mirror, and a spherical mirror whose reflecting surface is outside the mirror is known as the convex mirror. एक और ढंग भी है डेफिनेशन करने का, वो है इसके सेंटर के हिसाब से। जरा देखें, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके सेंटर की तरफ को है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके सेंटर से अवे है, दूर है। तो सेंटर के हिसाब से डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is towards the center of it is known as the convex mirror. जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके सेंटर की तरफ को पड़े उसको कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is towards the center of the mirror is known as the concave mirror, and a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center is known as the convex mirror. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर है। ये हो गई इसके बारे में जानकारी। और डिटेल में देखना है तो इधर डायग्राम में देख लो, ये रहा कॉनकेव मिरर। यहां से हमने इसको क्या कर दिया? सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग यानी सिल्वर कोटिंग इसलिए करते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, बेस्ट रिफ्लेक्शन होती है सिल्वर की कोटिंग से। तो ये कॉनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। डेफिनेशन ये रही। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? हमें पता करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अपर्चर क्या होता है,
फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, आइए समझते हैं। एक स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, तो दोनों तरह के बना लेता हूं। एक मैंने ये बना लिया और एक स्फेरिकल मिरर मैंने ये बना लिया। इसको मैंने इधर से अगर पॉलिश कर दिया तो ये बन गया कॉनकेव, और इसको अगर मैंने इधर से पॉलिश कर दिया तो ये बन गया मेरा कन्वेक्स मिरर। अब बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो जरा समझते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि अगर मैं इसका इमेजिनरी होलोस्फीयर थोड़ा सा बनाऊं, इस मिरर का इमेजिनरी होलोस्फीयर बनाऊं, इसका ये रहा इसका इमेजिनरी होलोस्फीयर। इसका जो सेंटर है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं सी से। इसका भी बना लूं, अगर इसका मैं बनाऊं तो ये रहा इसका इमेजिनरी होलोस्फीयर। इसका जो सेंटर है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट कर देते हैं हम सी से। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफाइन कैसे करेंगे? center of the imaginary holosphere, center of the imaginary holosphere to which mirror is a part is known as the center of curvature. Center of the imaginary holosphere, center of the imaginary holosphere to which mirror is a part is known as the center of curvature. तो दोनों ही के, ये हो गया हमारे पास कॉनकेव और ये हो गया मेरे पास कॉन्वेक्स। दोनों के ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन सेम है, ये आपको समझ में आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस क्या होता है आपको मालूम है ना? अगर मेरे पास कोई ये सर्कल हो और ये इसका सेंटर हो, इस सेंटर को मैं कहीं भी ज्वाइन कर दूं तो उसको हम रेडियस कहते हैं, कहीं भी ज्वाइन कर दूं तो उसको मैं रेडियस बोलता हूं। अब ये जो सेंटर है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां, ये मैंने ज्वाइन कर दिया यहां, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिनोटेड बाय आर। इधर भी कर लो, यहां इस सेंटर को मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं तो ये बन गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप बात कहेंगे सर डिफाइन कैसे करना है? बहुत सिंपल है यार, जैसे जैसे ये बनाया वैसे ही डिफाइन कर देना है। रेडियस ऑफ द इमेजिनरी होलोस्फीयर टू व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। रेडियस ऑफ द इमेजिनरी होलोस्फीयर टू व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। इट इज डिनोटेड बाय आर। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करेंगे हम पोल की। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर का मतलब क्या हुआ? ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस कर्व का, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर मान लेते हैं ये है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं पी से और इसे बोलते हैं पोल। यहां भी देख लें, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसका अगर सेंटर है तो इसको हम डिनोट कर देंगे पी से, और ये हो गया इसका पोल। सो पोल क्या हो गया? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज नोन एज पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। उसको हम पोल से उसको हम पोल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर पी। ये यूजुअली पी से डिनोट करते हैं इसको, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। ये रहा इसका पोल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगली जानकारी लेते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर यानी सी एंड पोल। वो स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करे और पोल से भी पास करे। तो भाई कर लेते हैं इधर, ये एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करे और पोल से भी पास करे, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा रही है, पोल से भी जा रही है। इधर कर ले, यहां से ले लेते हैं इसको। देखो ये गई पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी? इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों ही कनकेव या कन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन सेम। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। पोल और क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो कहीं भी पास कर दो, इधर पास कर दो तो रेडियस, इधर पास कर दो तो रेडियस, इधर पास कर दो तो रेडियस, लेकिन वही स्ट्रेट लाइन जो सेंटर और पोल को मिलाए। सो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए ओके नेक्स्ट, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। वो पोर्शन जिसमें रिफ्लेक्शन जहां से हो रही हो उसे कहते हैं हम। रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस केस में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
इस पूरे के पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइज को हम अपर्चर कहते हैं। अपर्चर आल्सो टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द मिरर। अपर्चर छोटा है तो मिरर छोटा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अपर्चर बड़ा है तो मिरर बड़ा है। अपर्चर छोटा, मिरर छोटा। अपर्चर बड़ा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द अपर्चर। अपर्चर बड़ा तो मिरर बड़ा। तो ये हो गया इसके अपर्चर के बारे में। चलिए, ये हमने बात की इसके अपर्चर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, इधर आते हैं, अब हम बात करते हैं फोकस की। फोकस ध्यान से सुनना, फोकस ध्यान से सुनना। ये तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकस क्या होगा? फोकस की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से प्लीज देखना। जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आए, ये रही पैरेलल रे, यहां टकराने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट करेगी। मान लेते हैं ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये रे इधर मिली प्रिंसिपल एक्सिस पर। जहां ये रे प्रिंसिपल एक्सिस पर मिली उसे ही हम फोकस कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे, पैरेलल लाइट रे, और जब रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से गुजरी उसके फोकस कहते हैं। यहां से ले लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा एक रे यहां से ले लेते हैं, एक रे मैंने यहां से ली। ये इंसिडेंट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये भी जब रिफ्लेक्ट करेगी तो इसी पॉइंट से गुजरेगी, इसी पॉइंट से गुजरेगी, और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सो यहां भी देख लेते हैं, यहां भी देख लेते हैं। देखो यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, तो रे तो इधर से जाएगी, ये गई रे इंसिडेंट रे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये रिफ्लेक्ट करेगी तो यहां चली जाएगी। ये जब रिफ्लेक्ट की तो ये रिफ्लेक्ट होके चली गई यहां। लेकिन जब मैंने इसको देखा आगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये रे इधर से आ रही है। ये बात समझ पाई? ये रे इस पॉइंट से आ रही है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कन्वेक्स मिरर की। अब और एक और बना लेता हूं, ये रही एक इंसिडेंट रे, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये भी रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई। लेकिन जब मैंने यहां से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसी पॉइंट से आ रही है। सो जितनी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इसका फोकस बोल देंगे। भाई जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट से पास होती हैं। रिमेंबर दिस। जितनी भी इंसिडेंट रेज, लाइट की इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, या ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, उसे हम फोकस बोल देते हैं। सो फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द इंसिडेंट रेज parallel to the principal axis after reflection passes through or appears to pass through is known as focus. appears to pass through, यहां एक्चुअली थोड़ी पास कर रही, रिफ्लेक्ट होके तो यहां से यहां चली गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी पॉइंट से पास हो रही है। ये हो गया कन्वेक्स का फोकस। लेकिन यहां पर एक्चुअली मीट कर रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर से आ रही है, ये हो गया इसका फोकस। सो इसलिए हमने इसमें अपीयर्स टू शब्द भी लगाया। दोबारा डेफिनेशन देखते हैं फोकस की। द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through or appears to pass through is known as the focus. Is it okay? जहां पे ये एक्चुअली पास होती हैं उसको बोलते हैं हम रियल फोकस, उसको बोलते हैं हम रियल फोकस। और जहां पे appears to pass through होती हैं उसको बोलते हैं हम वर्चुअल फोकस, क्योंकि वो फोकस दिख रहा है, एक्चुअली में वहां पे रेज जा नहीं रही है, ऐसा लग रहा है वहां पे रेज मिल रही है, इसको बोलते हैं हम फोकस। अब दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि ये जो फोकस होता है ना, ये ठीक रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर में लाई करता है। जरा देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास। रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसके बराबर है? सीपी के बराबर है, पीसी लिख लो, ये है पीसी के बराबर। लेकिन मैं कह रहा हूं जो एफ है वो ठीक इसके सेंटर में, फोकस लाइज एट द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है, मैं आर को ऐसे लिख सकता हूं, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी, चाहे यहां का हो सी एफ प्लस एफ पी, चाहे यहां का केस हो, ऐसे लिख सकता हूं। व्हाट इज दिस एफ पी? एफ पी क्या है? फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। एफ पी यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ की डेफिनेशन मेरे पास यहां से आ गई। व्हाट इज द फोकल लेंथ? डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ। यहां भी देख लो, ये रहा, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ। डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ।
सो हमने क्या देखा, हमने कहा फोकस ये है, फोकस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर में एग्जैक्टली सेंटर में आता है, और फोकस का डिस्टेंस पोल से उसको हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। अब ध्यान इधर ये देना है कि फोकस की जब डेफिनेशन लिखें तो कृपया ये ना लिखें कि फोकस इज ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं 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 नहीं, गलत है ये डेफिनेशन। वही ऑल द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन actually passes or appears to pass is known as the focus. Focus lies at the center of the radius of curvature. यहां ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन फोकस की ये मत लिखना कि फोकस इज ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो गलत हो जाएगा। डेफिनेशन प्रॉपर्ली जो मैंने आपको बताई तो ये होगी फोकल लेंथ। अगर ये हिस्सा इसके बराबर है, देखो यहां पे देखो, सी एफ इज इक्वल टू एफ सी, सी एफ इज इक्वल टू एफ सी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। इसका मतलब है सी एफ भी फोकल हो गया, ये हो गया आर, आर क्या हो गया हमारे पास, एफ प्लस एफ। ये बात समझ में आई। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सीपी, ये मैंने लिख दिया। सीपी को दो हिस्सों में बांट दिया, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ एफ पी के बराबर है क्योंकि फोकस लाइज एट द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एफ पी तो फोकल लेंथ होती है, तो सी एफ भी फोकल लेंथ के बराबर ही हुआ, यानी आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ। अब आर अगर एफ प्लस एफ के बराबर हुआ तो थोड़ा ध्यान इधर देना, आर इज इक्वल टू 2f। रेडियस इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, इज इट ओके? फोकल लेंथ भी इधर से निकल सकती है ना, तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। दिस मींस फोकल लेंथ इज रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ये भी याद रख लो, बहुत बार हमें सीधा रेडियस गिवन होगा और बोलेंगे फोकल लेंथ बताओ, तो हम रेडियस का हाफ कर देंगे, दैट विल बी द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ होगी कहां से, P से F तक का डिस्टेंस, P से F तक का डिस्टेंस, P से F तक का डिस्टेंस, इसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये थी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बार बार यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। क्या इंपॉर्टेंट टर्म थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द इमेजिनरी हॉलो स्फीयर टू विच मिरर इज ए पार्ट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन थी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ द इमेजिनरी हॉलो स्फीयर टू विच मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो रही हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। फिर रहा ये पोल, पोल के बारे में ये क्या कह रहा है, पोल 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 सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पोल। फिर इसने कहा फोकस द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू इज नोन एज द फोकस। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, या पोल डिस्टेंस between the pole and the focus is known as focal length. Focal length क्या होती है? F is equal to R by 2 because focus lies at the center of the radius of curvature. Fine. So ये आप प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव, यहाँ देखो जितनी भी पैरेलल रेज हैं, जितनी भी पैरेलल रेज हैं, वो सारी की सारी एक पॉइंट से होके गुजर रही हैं। इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और यही बात इसमें भी देख लो, इसमें भी जितनी पैरेलल रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट विच इज कॉल्ड एट द फोकस। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल गया कि फोकस क्या है, सेंटर है, और फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? R by 2 के। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन एक जगह ऐसे देख लें। कॉनकेव मिरर का फोकस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, और कन्वेक्स मिरर का फोकस बिहाइंड द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। बिहाइंड द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, यहां भी तो हमने यही बनाया था। ओके, फोकस कनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, कन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पीछे। तो हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर का फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर एंड कनकेव मिरर का फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो ये रही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहां समझनी थी फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। अब बढ़ते हम आगे और बात करते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फाउंड बाय ए कनकेव मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस, वो नियम और वो कानून जिससे हम इमेज बना सकते हो, वो कैसे होंगे? भाई थोड़ी सी इधर ध्यान देना। रूल्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर मेरे पास ये कोई मिरर है कनकेव, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल कनकेव मिरर की, हम ये इसका मैं बना दूं प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये इसका पोल हो गया, ये मान लो इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको मैं थोड़ा पॉलिश शो कर देता हूं, यहाँ नाम लिख देता हूं इसका, ये M और ये N। समझते हैं आप बात को, रूल्स क्या होंगे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लेता हूं, फिलहाल लेटर से मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहां रख लिया, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट इंसिडेंट रेज जा रही हैं,
और हर डायरेक्शन में जा रही हैं, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, इनफाइनाइट रेस जा रही है। इनफाइनाइट रेस को तो मैं बना नहीं सकता, आप भी नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा समझना पड़ेगा कि हमें वो रेस का सेक्शन ढूंढना पड़ेगा जो इन सारी इनफाइनाइट रेस को एक एक करके डिफाइन कर सके। आइए ढूंढते हैं उसको। वो क्या है? पहला नियम। उसके लिए पहला नियम क्या है? देखो, ओके, पहला नियम रहा ये रहा पहला नियम। पहला नियम क्या कह रहा है हमें? पहला नियम हमें ये कह रहा है कि जितनी भी पैरेलल रेज होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से फोकस से पास करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेंगे, तो देयर आर इनफाइनाइट रेज कमिंग, देयर आर इनफाइनाइट पैरेलल रेज आ रही हैं। उन इनफाइनाइट रेज को केवल हम एक रे से ही शो कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, केवल एक इससे शो करेंगे कि जितनी भी पैरेलल रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करेंगे। ये नियम नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। और दूसरा नियम हमें ये बताता है कि भाई, दूसरा नियम ये रहा। दूसरा नियम हमें बताता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, तो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और इनफाइनाइट रेज जा रही होंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कितने इनफाइनाइट रेज जा रही होंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से? इनफाइनाइट नहीं बना सकते, एक रे पकड़नी है, वो बन गया उसका नियम। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी से वापस आ जाएगी। अब सवाल ये है सर कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए वो उसी से वापस क्यों आ जाती है? ध्यान इधर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होकर वापस क्यों आती है? जरा समझते हैं, उसी से वापस होके क्यों आती है, चलो समझते हैं। देखो, ये है हमारा मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना लेते हैं इसका पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम कह रहे हैं कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रास्ते से वापस आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये देखो, ये स्फीयर, ये इसका सेंटर से मैं इधर मिला दूं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस है ये इधर 90 डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर। यानी इस कर्व के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस कर्व के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो वो नॉर्मल जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस कर्व को जोड़ेगी वो नॉर्मल होगी। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये एक रे मैंने यहां खींची और इधर, तो ये रे नॉर्मल का काम करेगी। ये 90 डिग्री है, इसका ये नॉर्मल है, ये इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। और हमने रिफ्लेक्शन के नियम पढ़े हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने पढ़ा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये है नियम। सो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? मान लेते हैं कोई रे यहां से आई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ये रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रे यहां से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल भी यही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इधर किसी चीज को मिला देते हैं, दैट एक्ट्स लाइक ए नॉर्मल, और इंसिडेंट रे भी सीधी नॉर्मल पर ही जा रही है। तो जरा इधर ध्यान देके मेरे को बताओ कि अगर कोई रे ये कोई जा रही है, एक रे, इसी के ऊपर एक और रे जा रही है, इसी के ऊपर, तो इन दोनों रे के बीच का एंगल कितना होगा? भाई एंगल तो 0 होगा इन दोनों रेज के बीच का, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके जा रही हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो इस केस में इंसिडेंट रे भी यही है, ये नॉर्मल के ऊपर से ही जा रही है। So angle between the incident ray and the normal, that is angle of incidence, is 0. हो गया ना 0? इस केस में कितना हुआ? 0। तो ये भी वही केस है, यहाँ थोड़ा रे ऐसे बताई है, ये हो गया 0। और लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे को भी एंगल 0 ही बनाना पड़ेगा। यानी जब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर ये इसी रास्ते से वापस आ जाएगी, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, इस केस में वो 0 डिग्री होता है, इसलिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए हमने
अगला कानून, अगला नियम ये बन गया कि जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये रहा ना, जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रे से उसी रास्ते से वापस आएगी। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इनफाइनाइट रेज जाएंगी ना, इनफाइनाइट रेज तो नहीं ले सकते, बार बार इस बात को कह रहा हूं, हम इनफाइनाइट रेज नहीं ले सकते, हम एक ही रे से उस सारे इनफाइनाइट रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रहा हमारा कानून, नियम कानून। अगला आगे बढ़ते हैं और अगला लेते हैं एक नियम कानून। लीजिए, ये रहा हमारा तीसरा नियम कानून। तीसरा नियम कानून ये कह रहा है कि जो भी इंसिडेंट रे फोकस से गुजरेगी, कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से जा सकती है ना, इनफाइनाइट जाएंगी, लेकिन जो भी इंसिडेंट रे फोकस से होके गुजरेगी, ये गुजरी फोकस से होके इंसिडेंट रे, ये जब इधर से रिफ्लेक्ट करेगी तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो भी इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से गई तो वो यहां पड़ेगी, जब यहां ये हुई तो यहां से जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। ये नियम कानून बन गया हमारा तीसरा। अब जरा ध्यान से देखो यार, हमने इधर क्या कहा था, इन दोनों को जरा चेक करो। इसमें क्या था, जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके गुजरेगी, जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके गुजरेगी। और यहां हम क्या कह रहे हैं, जो भी इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ऐसे याद रह जाएगा ना, जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी, लेकिन जो इंसिडेंट रे फोकस से गुजरेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये रहा हमारा एक अगला नियम कानून। अब बढ़ते हैं आगे और अगले नियम कानून को भी जांच लेते हैं कि भाई अगले नियम कानून हमें क्या कह रहे हैं। ये रहा हमारा अगला नियम कानून, जो हमें यह कह रहा है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा रही, किसी भी एंगल से फॉल हो रही है, किसी भी एंगल से फॉल हो रही है, तब भी वो फॉलो क्या करेगी, फॉलो करेगी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब कोई इंसिडेंट रे हमने पोल के ऊपर इंसिडेंट की, ये रही एक इंसिडेंट रे जो पोल के ऊपर की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला लें, ये इसका नॉर्मल होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जब यहां से रिफ्लेक्ट की तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस ढंग से बनाएगी ना, बराबर बनाएगी ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये रहे हमारे चार नियम। पहला नियम क्या था, जो भी इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस से वो फोकस से होकर गुजरेंगी, जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगी वो उसी रास्ते से वापस आ जाएंगी, जो भी इंसिडेंट रे फोकस से पास करेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, और जो भी इंसिडेंट रेज पोल पर गिरेंगी एट सम एंगल आई वो एंगल आर बनाते हुए इस ढंग से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये बात समझ में आई, नियम कानून समझ में आ गए। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नियम कानून समझ में आ गए, इन नियम कानून को हम अप्लाई करेंगे। चार नियम हमने पढ़े, चार में से कोई भी दो नियम अगर आप अप्लाई करोगे तो इमेज बन जाएगी। फिर ध्यान इधर, इन चार नियमों में से कोई भी दो नियम अगर आप अप्लाई करोगे तो इमेज बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कितनी तरह की इमेजेस बनाता होगा, यह डिपेंड करता है कि कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। ध्यान इधर, फिर से कॉनकेव मिरर कितनी तरह की इमेजेस बना सकता है, यह डिपेंड करता है कि कॉनकेव मिरर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जा सकता है। उसके लिए मैं ये एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूं, फाइन, और ये इसका ओके, ये इसका बना लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये इसका पोल समझ लो, ये इसका फोकस समझ लो, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लो। पॉलिश हमने इसको यहां से किया हुआ है, ये इसका नाम रख देते हैं m और ये रख देते हैं n। हम समझना क्या चाह रहे हैं, हम समझना ये चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जा सकता है। जितनी डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है उतनी ही डिफरेंट इमेजेस बन के सामने आएंगी। अब जरा आते हैं इधर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप अपनी कार में चल रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं,
बहुत दूर से आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, यानी आप यहां हैं। अब ओके, आप यहां हैं, इन्फिनिटी पे है, आप यहां हैं इन्फिनिटी पे। इस इन्फिनिटी वाली पोजीशन को मैं नंबर 1 दे देता हूं और साथ में लिख देता हूं ओ। ये होगी फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जो मेजरेबल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम मेजर नहीं, इतना दूर है कि मेजर नहीं कर सकते। अभी आपकी गाड़ी चलने लगी मिरर की तरफ। जब मिरर की तरफ चलेगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां हम इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकेंगे, यानी फाइनाइट डिस्टेंस। वो जो फाइनाइट डिस्टेंस होगा वो इस सी स्टेशन से पहले ही आएगा। स्टेशन कितने हो गए देखो, पहला स्टेशन इन्फिनिटी, दूसरा स्टेशन सी से पहले कहीं भी, सी से पहले कहीं भी हो, देखो है तो इन्फिनिटी भी सी से पहले ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ही है इन्फिनिटी, लेकिन ये इन्फिनिटी पे हम मेजर नहीं कर सकते। सो वो पहला स्टेशन जहां पे हम मेजर कर सकते हो वो जो भी आएगा वो आएगा सी से इधर, यानी ये हो गई हमारी दूसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ये हो गया दूसरा प्लेस ऑब्जेक्ट का। कहां हो गया? सी से पहले। इस प्लेस को हम बोलेंगे बियॉन्ड सी, ये दूसरी पोजीशन हो गई, हम इसको कहेंगे बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से पहले मेजरेबल है। ऐसे ऐसे चलें, अब सी से पहले जहां भी चलें, चाहे मैं यहां पहुंचूं, चाहे यहां पहुंचूं, चाहे यहां पहुंचूं, चाहे यहां पहुंचूं, चाहे यहां पहुंचूं, है तो सी से पहले ही ना। ये जो सी से पहले ही, ऐसे हमने एक स्टेशन मान लिया। अगला कहां रुक सकती है आपकी गाड़ी, आपकी कार? अगली गाड़ी आपकी इधर रुक सकती है ना, सी के ऊपर। एग्जैक्टली जब गाड़ी आपकी सी, ये आप कहेंगे अगला स्टेशन क्या है जी? अगला स्टेशन है एट सी, तो ये हो गया आपकी तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की। अब जब सी से आगे चले तो सी और एफ के बीच में कहीं भी रुक सकते हैं। सी और एफ के बीच में और किसी स्टेशन का नाम है ही नहीं। आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूं आप कहां रुके हैं? आप अगर सी पे रुके हैं तो आप कहेंगे मैं सी पे रुका हूं, आपने स्टेशन का नाम लिया। आप सी से पहले रुके हैं तो आप कहेंगे मैं बियॉन्ड सी रुका हूं। आप बहुत दूर हैं तो आप कहेंगे अभी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हूं, स्टेशन का नाम ऐसे लेंगे। अब जब सी पे पहुंच गए, सी से एफ की तरफ, सी से मिरर की तरफ हम चल रहे हैं, सी से एफ के बीच में किसी स्टेशन का नाम नहीं है, लेकिन आप यहां कहीं भी रुकते हैं, जैसे आप यहां रुके। अब ये होगी आपकी फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट की, और इस फोर्थ पोजीशन को क्या कहेंगे? क्या इसको हम ये नहीं कह सकते बिटवीन सी एंड एफ? यही तो बोलेंगे। मैं आपसे पूछूंगा भाई कहां रुके हैं, आपकी गाड़ी किधर पहुंची? आप कहेंगे सर सी और एफ के बीच में है। ये बीच में जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बीच में हो, ये यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, एफ से पहले है और सी से बाद में है, तो हम इसको बिटवीन सी एंड एफ बोल देंगे। ये बन गया अगला स्टेशन, फोर्थ पोजीशन। अभी तक हमने 4 जगह ऐसी देखी जहां ऑब्जेक्ट बन सकते, रख सकते हैं। 4 स्टेशन ऐसे देखे जहां आपकी गाड़ी रुक सकती है, यानी 4 तरह के डिफरेंट स्टेशन हैं आपकी गाड़ी रुकने के ऑब्जेक्ट के, यानी 4 तरह की डिफरेंट इमेजेस हम समझ गए। यहाँ पे इमेजेस कैसे होंगी वो भी बात करूंगा। लेकिन जब इसके आगे चले तो अगला स्टेशन जिसका नाम है वो क्या है? वो तो एफ है। आप रुक गए यहां। ये हो गया आपका 5वां पोजीशन ऑब्जेक्ट का, फिफ्थ ओ। अब मैं पूछूं आपको भाई कहां पहुंची आपकी गाड़ी? आप कहेंगे सर हम एट एफ पहुंच गए हैं। कहां पहुंचे? एट एफ। आप स्टेशन का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ये होगी वो पोजीशन। अब जब एफ से चले मिरर की तरफ, एफ से चले मिरर की तरफ, एफ और पी के बीच में कोई स्टेशन का नाम है? इस रूट के ऊपर, इस रूट के ऊपर किसी स्टेशन का नाम है? किसी स्टेशन का नाम नहीं है। तो आप कहेंगे क्या? आप चाहे यहां रुके, 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 कहीं भी रुके, लेट अस से आप रुक गए यहां, तो आपकी ये हो गई 6th पोजीशन ऑब्जेक्ट की। और अब मैं पूछूंगा भाई कहां पहुंचे आप? तो आप कहेंगे सर बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ हम पहुंचे हैं, बिटवीन पी एंड एफ। अब आप बोलेंगे सर हम और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो पी पे पहुंच जाएंगे। क्या पी पे स्टेशन हो सकता है? पी पे तो खुद मिरर ही है, पी पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता, पोल के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता, इसलिए 6 ही पोजीशन है जहां ऑब्जेक्ट हो सकता हो। एक बार फिर फास्ट ढंग से समझते हैं। आपकी गाड़ी चली इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो पहला स्टेशन इनफाइनाइट हो गया, फिर अगला दूसरा स्टेशन, जब आप मेजरेबल पोजीशन में आ गए तो वो बियॉन्ड सी ही रहेगा। आप कहेंगे हम बियॉन्ड सी हैं। फिर मैंने पूछा थोड़ी देर बाद आप कहां पहुंचे? अगले स्टेशन का नाम क्या? आप बोलेंगे सर हम एट सी पहुंच गए। फिर मैं पूछूं सी से सी से आगे बढ़ो। आप जब सी से आगे बढ़े, आप यहां कहीं चल रहे थे, मैंने फोन किया आपको भाई कहां पहुंचे? आप बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि बिटवीन सी एंड एफ तो और कोई स्टेशन का नाम है नहीं, तो बिटवीन सी एंड एफ ही बोलेंगे। और आगे पहुंचे आप, एफ पे पहुंच गए, ये होगी 5th पोजीशन। आप कहेंगे सर वी आर एट एफ, और एफ और पी के बीच में होंगे तो आप कहेंगे वी आर बिटवीन द एफ एंड पी। पोल के ऊपर आप रुक नहीं सकते। तो देयर आर 6 डिफरेंट पोजीशंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी पुट। ध्यान इधर, कितनी पोजीशंस? 6।
कौन सी? जहां ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहां ऑब्जेक्ट रखा जा सकता हो। जहां जितनी पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है उतनी ही इमेजेस बनेगी, उतनी ही इमेजेस बनेगी। अब जरा इमेजेस वाला हिस्सा भी समझ लेते हैं। ओके, एक काम करता हूं, एक इधर इमेजेस के लिए साथ साथ में थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। बस मेन हमारा पर्पस है कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये रहा इसका पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही हिस्सा इधर बना रहा हूं, ऐसे समझ लो। अब इमेज, भाई इमेज का जो स्टेशन है ना, इमेज का जो स्टेशन है, पहला स्टेशन इमेज का हमेशा फोकस पे होता है। पहला स्टेशन इमेज का हमेशा कहां होता है? फोकस पे। इधर एफ लिख देता हूं, इधर सी लिख दो, तो ये बनेगी पहली इमेज इधर। यानी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी। यहां भी बना देता हूं, चलो एफ थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, सी को भी थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं। ऑलराइट, सो ये फोकस के ऊपर पहली इमेज, इसको नाम कलर डिफरेंट देता हूं। ये रही हमारी फर्स्ट आई फॉर इमेज, ये फर्स्ट इमेज। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो पहली इमेज की पोजीशन। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी। अब ध्यान में क्या रखना है, जैसे जैसे आपकी ये गाड़ी यानी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा ना, अभी ध्यान इधर देना, अब हो गया सॉल्व ये। जैसे जैसे आपकी गाड़ी या ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, ये इमेज मिरर से दूर जाएगी। एक स्टेप आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आगे बढ़ा तो एक स्टेप आपकी इमेज मिरर से दूर चली गई। ऐसे समझो, एक स्टेशन आपका गाड़ी मिरर की तरफ चला तो एक स्टेशन आपके गाड़ी की इमेज मिरर से दूर जाएगी। तो समझ लेते हैं भाई, दूसरा स्टेशन यहां पहुंच गया मिरर की तरफ को, दूसरा स्टेशन बियॉन्ड सी है। अब इमेज का स्टेशन यहां से शुरू हुआ, इसने मिरर से दूर जाना है। मिरर से दूर जाना है तो दूसरा स्टेशन क्या होगा? सोचो, दूसरा स्टेशन बिटवीन सी एंड एफ हुआ ना, कहीं भी लेटर से यहां, ये बन गई हमारी इमेज। इधर भी लिख देता हूं, ये सी एंड एफ के बीच में, एफ के बाद अगला स्टेशन सी एंड एफ के बीच में ही तो आएगा। लेटर से इमेज हमारी बन गई, इमेज हमारी बन गई यहां कहीं 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 भी, ये बन गई हमारी दूसरी इमेज। यानी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। इधर थोड़ा एक ही तरफ है ना, नीट एंड क्लीन दिख रहा है, इसके साथ में ये भी आपको बता रहा हूं। एक स्टेशन और ऑब्जेक्ट आगे जाता है, तीसरी जगह पे पहुंच जाता है। तीसरी जगह क्या है? एट सी। इमेज भी एक स्टेशन आगे बढ़ेगी, तो इमेज के लिए अगला स्टेशन क्या है? क्या होगा अगला स्टेशन? सी। यानी इमेज बनेगी इधर। ये रहा तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की, सी के ऊपर। यानी जब ऑब्जेक्ट इधर पहुंचेगा तो इमेज भी ठीक इधर पहुंच जाएगी। ये रही तीसरी पोजीशन। ऑब्जेक्ट और आगे चला, अगला स्टेशन ऑब्जेक्ट का क्या था? ये फोर्थ स्टेशन बिटवीन सी एंड एफ। भाई इधर आओ ना, सी के बाद अगला स्टेशन क्या होगा? इमेज का। सी के बाद अगला स्टेशन क्या होगा? इमेज। मेजरेबल बियॉन्ड सी, यानी इमेज यहां बन गई। ये ऐसे थोड़ा कर देता हूं, ये होगी बियॉन्ड सी, ये होगी बियॉन्ड सी, यानी इमेज यहां बन गई। सी पर नहीं है, सी के बाद में है लेकिन मेजरेबल में है। ये होगी हमारी फोर्थ पोजीशन, यहां समझ लो ये होगी हमारी फोर्थ पोजीशन इमेज की, ये होगी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा। अब ऑब्जेक्ट एक स्टेशन और आगे चला, एक स्टेशन और आगे चला, कहां पहुंचा? फोकस पे। यहां के बाद अगला स्टेशन क्या था? फोकस। इमेज बियॉन्ड सी के बाद कहां जाएगी? बियॉन्ड सी के बाद क्या है? इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी के बाद क्या है? इन्फिनिटी। यानी इमेज जो है वो समवेयर यहां पहुंच गई और ये इमेज पहुंच गई इन्फिनिटी के ऊपर। यानी इमेज यहां, ये देखो जहां एक लिखा हुआ वहां पहुंच गई इमेज, ये इमेज यहां पहुंच गई, इमेज पहुंच गई इन्फिनिट पे, ये फिफ्थ पोजीशन। ऑब्जेक्ट ने कहा अभी एक स्टेशन तो मेरे पास और मैं इधर पहुंचता हूं। ऑब्जेक्ट जैसे ही बिटवीन पी एंड एफ पहुंचेगा, अगला स्टेशन इमेज इन्फिनिटी के बाद कहां जाए? इन्फिनिटी के बाद तो दुनिया, इन्फिनिटी तो मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद अब कहां जाए? अब इमेज को समझ नहीं आ रहा यार किधर जाए इन्फिनिटी के बाद। चलो वापस चलते हैं। इमेज ने बोला नहीं, हम जाएंगे वापस। तो ये इन्फिनिटी से इधर तो जा नहीं सकती, लेकिन जाना जरूर है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक स्टेशन आगे आया है तो इमेज को भी एक स्टेशन आगे जाना है। तो इसने बोला छोड़ो ना, इधर आते हैं।
मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ये होगी सिक्स पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होगा ना तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी। अब ध्यान इधर देना, 6 इमेजेस, 6 जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं तो 6 जगह इमेजेस बनती हैं। उनमें से 5 इमेजेस मिरर के सामने है। 1 2 3 4 5, 5 इमेजेस देख लो। 1 2 3 4 5, 5 इमेजेस कहां है? फोकस से शुरू किया, फोकस का अगला पॉइंट लिया, फोकस उसके बाद उसका अगला स्टेशन, उसके बाद उसका अगला स्टेशन, 5। लेकिन जब छठे स्टेशन की बारी है, नहीं ऑब्जेक्ट जब पहुंचा बिटवीन पी एंड एफ, इंफिनिटी के बाद ये कहां जाए? तो ये पहुंच गया बिहाइंड द मिरर। भैया हम मिरर के पीछे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं याद रहे तो क्या करना है, एक एक पोजीशन ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, इंफिनिटी से शुरू करो और एक एक पोजीशन इमेज को मिरर से दूर ले जाओ और फोकस से शुरू करो। स्टेशन कितने आपको समझ में आ गए? 6। तो इमेजेस भी कितनी बनेगी? 6। ओके, अब आते हैं when the object is at infinity। पहला, when the object is at infinity, इसकी रे डायग्राम बनाते हैं। ये रे डायग्राम इधर बनी हुई है लेकिन हम थोड़ा खुद बनाते हैं तो मजा थोड़ा ज्यादा आता है। खुद बनाते हैं। ये रहा हमारा मिरर, ओके। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल ले लो। इसको, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर का नाम MN और पॉलिश जरूर दिखाना भाई। सो पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला स्टेशन याद रखना, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को दिखाना नहीं है। मैंने इधर आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है, आपने इस ऑब्जेक्ट को इधर दिखाना नहीं है। इन्फिनिटी से रेज आते हुए दिखानी है और जितनी भी रेज इन्फिनिटी से आती हैं, ऐसा हम मानते हैं कि वो रेज आपस में पैरेलल आ रही है। इन्फिनिटी से बहुत दूर से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, वी कंसीडर देम पैरेलल टू ईच अदर। सो यहां से कोई रे आई जो कि पैरेलल है, सो पैरेलल रे को मैं डिफाइन करने के लिए इधर से डॉट लगा देता हूं। डॉट 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 डॉट, ये फिर सीधा यहां टकराई। ये थी इंसिडेंट रे। ये क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने क्या कहा था? ऑल द इंसिडेंट रेज जो इन्फिनिटी से आती हैं, वी टेक देम पैरेलल। और नियम कानून नंबर 1 क्या था? जितनी भी पैरेलल रेस हो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस, तो ये यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी तो फोकस से पास कर लेते हैं। यहां से ये रे आई और ये फोकस से पास हो गई। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो गई। ये रिफ्लेक्ट। अच्छा, आ तो इनफाइनाइट रही हैं। रेस कितनी आ रही है? इनफाइनाइट। मैंने आपसे कहा था केवल 2 ही बनानी है, कोई भी 2, लेकिन यहां तो सारी रेस पैरेलल ही आ रही हैं, तो मैं तो सारी रेस पैरेलल ही बनाऊंगा। तो यहां से एक और मैंने पैरेलल रे ली, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी फोकस से पास हो जाएगी। ये रहा इसका रिफ्लेक्शन। सो जितने भी इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो फोकस से पास कर रही हैं और जहां भी 2 रेज मिलें, 2 नियम कानून, जहां भी 2 रेज मिलें वहां इमेज बनती है। जहां भी 2 रेज मिल जाएं वहां इमेज बना देनी है। तो जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मिली है, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस। और हमने क्या कहा था? इमेज कहां से शुरू करनी है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फोकस से शुरू करनी है। इमेज फोकस से शुरू करनी है, तो ये पहला केस हो गया। When the object is at infinity, image is formed at the focus. Now सवाल यह है कि ये इमेज कैसी होगी भाई? ये इमेज फॉर्म एट द फोकस ऑफ द मिरर, फोकस के ऊपर बनी है। फोकस क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट है, इसलिए इसका साइज भी क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और नेचर क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या है? रेज एक्चुअली में मिल रही है ना, इधर यहां से रेज गई, रिफ्लेक्ट होके इधर सच में मिल रही है। सच में मिल रही है तो सच्ची वाली इमेज, रियल में मिल रही है तो रियल वाली इमेज। और जो भी रियल इमेज बनती है वो उल्टी भी होती है। उल्टी का मतलब समझ रहे हैं? कोई चीज अगर ऐसे खड़ी है, ये इसका सर है, ये इसका पैर है, तो इमेज उसकी ऐसे बनेगी, सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड भी होगी। हालांकि आप इसको ठीक से देख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटी होगी, आप ये नहीं समझ पाएंगे ये इन्वर्टेड है या नहीं। बट दिस इज ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो
कैसे अगर रे डायग्राम बनाने के लिए आए तो आपने इस ढंग से रे डायग्राम या ऐसे बना लेना और नीचे ये रूल लिखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज फाउंड एट द फोकस एफ ऑफ द मिरर, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई अगला स्टेशन क्या था? अरे अगला स्टेशन ये देखो ना, अगला स्टेशन इंफिनिटी के बाद अगला स्टेशन क्या था? बियॉन्ड सी, दूसरा पोजीशन। इमेज कहां जाएगी? ऑब्जेक्ट एक आगे चला, इमेज थोड़ी और आगे जाएगी, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ बनाते हैं ना, ये लो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए मैं बना के ही दिखाता हूं यार, मजा तो बना के ही आता है, बनी हुई तो उधर है उसे भी हम देखेंगे, लेकिन अभी बना के देखते हैं। ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा पोल, और ओके, ये पोल को थोड़ा इस लाइन से ले लेता हूं। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा पोल, और पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम जरूर लिखना है और पॉलिश जरूर शो करना है। अगर रे डायग्राम बनाने के लिए आए तो बना तो मैंने इधर दी है, यहां से भी समझाऊंगा, इधर से भी जाऊंगा। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, दूसरी पोजीशन बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है, तो बियॉन्ड सी रख देता हूं ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम भी रख दो, इसका नाम इधर ए रख दो, इसका नाम इधर बी रख दो। अब कोई भी दो नियम कानून बनाने हैं, कोई भी चार में से दो नियम कानून इधर लगाने हैं। पहला नियम हमेशा ही लगा लो, पैरेलल रेस, जो भी पैरेलल रे आएगी वो फोकस से गुजरेगी, जो भी पैरेलल रे आएगी वो फोकस से गुजरेगी, तो हम उस पैरेलल रे को फोकस से गुजार देते हैं। यहां से गई एक पैरेलल रे, ये इधर स्ट्राइक, ये होगी पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के ये रही पैरेलल रे, ये रे फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्ट होके, तो फिर इसको फोकस से गुजार देते हैं, ये गुजर गई फोकस से। सो ये बात समझ में आ गई आपको? ये गई पैरेलल रे और ये फोकस से होके वापस आ गई, यहां भी यही है, ये रही हमारी पैरेलल रे, सेम सेम, मतलब आपको जो डायग्राम अच्छी लगे वहां से समझना। ये रही हमारी पैरेलल रे और ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से, इधर फोकस से गुजर गई। अब मुझे दूसरी रे बनानी है, दूसरी कुछ भी बना लो आप, जो आपको अच्छा लगे। आप कोई रे ऐसे बना सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ये दूसरा नियम था। आप रे कोई ऐसे बना सकते हैं जो फोकस से पास करे, कोई भी रे बना लो। इमेज बिटवीन सी एंड एफ आएगी, एफ के बाद अगला स्टेशन क्या था? बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो, अगर मैं इमेज लूं, सी से लेता हूं एक इमेज, चलो सी से एक इंसिडेंट रे, इमेज नहीं इंसिडेंट रे, मैं सी से लेता हूं, इधर गई और ये सी से होके कोई इमेज, कोई इंसिडेंट रे पास की, ये होगी। अब जरा ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे सी से होके गुजर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाती है वो उसी रास्ते से वापस आती है। याद है ना, एंगल आई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री। तो ये 0 होगा, तो ये यहीं से वापस आ जाएगी। जब ये वापस आएगी तो यहां मिली तो इमेज बनी इधर, ये इमेज बनेगी ऐसी उल्टी, यानी जो ए है ना, ए पॉइंट की इमेज इधर बनी, ये जो बी पॉइंट है इसकी इमेज यहां बनी, अब ये बन गई इमेज। यहां भी यही है, ये जो सी से गई, सी से वापस आई, ये बन गई आपकी इमेज यहां पर, ये रही इमेज। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज इज फाउंड बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल, फिर से कह रहा हूं, रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। जब एक्चुअली में मीट कर रही है, रियल इमेज याद है ना, तो हम उसे कहते हैं रियल इमेज। तो रियल तो है, लेकिन उल्टी भी है। उल्टी है तो हमने लिख दिया रियल एंड इन्वर्टेड, ही हमने यहां पे लिख दिया रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉलर इन साइज दैट इज डिमिनिश्ड, ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो एक चीज और नोट कर लो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा इमेज मिरर से दूर जाएगी, जैसे जैसे इमेज मिरर से दूर जाएगी इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। ध्यान इधर, हाँ, जैसे जैसे इमेज मिरर से दूर जाएगी
इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ऐसे समझ लो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ को आएगा इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। तो पहले तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज थी, अब थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है। अब हम बात करते हैं अगली की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है ना आपको? देखो अगर आपको याद है तो वापस चलते हैं हम यहां पर। तीसरी पोजीशन क्या थी? ऑब्जेक्ट का तीसरा स्टेशन क्या था? एट सी। इमेज कहां थी? एट सी। ऑब्जेक्ट, ये देखो, इमेज का दूसरी पोजीशन, पहले इमेज चली फोकस से पहली, दूसरी बिटवीन सी एंड एफ, तो तीसरा स्टेशन उसके लिए एट सी ही तो आएगा। तो चलिए एट सी वाली इमेज हम बना के देखते हैं। When the object is at the center of curvature, ये डायग्राम इधर भी है, लेकिन आपको जैसे मैं कह रहा हूं बार बार यार, बनाकर समझाने का मजा कुछ अलग ही है और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा, इसका बना लेते हैं अब हम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा इसका पोल। ओहो, हर बार मेरे से यही गलती हो रही है। ये रहा इसका पोल, ये पोल, ये फोकस, और ठीक इसके बराबर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही कहानी, नाम जरूर लिखना है, बार बार कह रहा हूं, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। पॉलिश जरूर शो करना है, अगर इमेज फॉर्मेशन आए नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट भाई साहब सी के ऊपर है, एट नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट का भी, ये रहा ए, ये रहा बी। अब जब सी के ऊपर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बड़ी चालाकी से बनाना, दोनों चीजें आपको बता रहा हूं, चालाकी से बनाना। आपको मालूम है इमेज सी पर ही बनेगी, आपको मालूम है इमेज सी पर बनेगी, लेकिन पहले नियम कानून लगा लेते हैं। पहला नियम कानून वही लेना है, कौन सा नियम कानून लेना है? हमने पहला नियम कानून लेना है पैरेलल का। कोई भी रे जो पैरेलल गई, ये पहला नियम कानून। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी तो इसको फोकस से पास करवा दो, ये रही फोकस से पास। दूसरी चीज, दूसरा नियम, या तो सेंटर ऑफ, या तो फोकस से पास करवा लो इमेज को, इंसिडेंट रे को, या पोल से पास करवा लो। चलो फोकस से पास करवाते हैं। एक और रे इसी पॉइंट से लेनी है, इनफाइनाइट रेज जा रही है, हर पॉइंट से नहीं ले सकते, ये इसी पॉइंट से लेनी है, ये गुजरी यहां से। अब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी ना, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो ये कहां से गुजरेगी? ये बन जाएगी पैरेलल। सो ये हो गई पैरेलल। ऑलराइट, अब ये जब पैरेलल हुई तो ये मिली यहां, ये बन गई आपकी इमेज। यहां 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 क्या नाम लिखेंगे? यहां नाम लिखेंगे ए, और इधर नाम लिखेंगे बी। ये ए की फोटो इधर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जरा देखो ना यार, इधर इधर आ जाओ। ये गई हमारी पैरेलल, और ये प्रिंसिपल फोकस से वापस, ये गई हमारी फोकस से, और ये बन गई पैरेलल। दोनों रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे कहीं आके मिल रही हैं, इन इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब when the object is at the center of curvature, image is also formed at the center of curvature। सच में ही मिल रही है तो रियल है, उल्टी भी है तो इन्वर्टेड है, ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां आके इमेज इतनी बड़ी होगी कि ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई, यहां आकर के इमेज इतनी बड़ी होगी कि ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। अच्छा, एक इसको बनाने का एक और ढंग मैं आपको बताता हूं, इधर बने रहना, ये मैं ढंग आपको बताता हूं। देखो, हमने क्या करना कि हम पहले तो मैं मिरर बना लूं, अब इसका मैं पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और ये सब बना लूं। एग्जाम में कैसे बनाना है वो बात कर रहा हूं, मैं एग्जाम में कैसे बनाना है वो बात कर रहा हूं। ऑलराइट, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपने रखा इधर, तो इमेज भी पहले इधर बना लो बराबर वाली,
ये रहा इसका नाम ए, ये रहा बी, ये रहा इसका नाम ए, ये रहा बी। आपको मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बनेगी, तो पहले ही बना लो, टाइम खराब मत करना। अब क्या करना है, अब आपने पैरेललोग्राम बना देनी है। इधर देखो जरा ध्यान से, इतना आसान सा काम। यहां से एक रे खींचो पैरेलल, इधर से भी एक रे खींच लो पैरेलल। क्यों, जो इधर से पैरेलल आई थी वो कौन सी रे थी, जो इधर से पैरेलल, जो फोकस से गुजरी थी वो पैरेलल आई थी। इधर से एक रे खींच लो, इनको मिला दो, ये बना दिया। जहां ये मिल रहा है, जहां ये मिल रहा है, यहां पे रखो फोकस एफ, बाकी सब ऐसे हटा दो, हो गया। अब ये जो पैरेलल की ये भी आएगी, इसे भी कर लो यार, इसे भी यहां से ले लो और इसे भी ऐसे पास ऑन कर, ये लो, ये बन गई, नहीं बनी? ओके, तो आपने पहले ही इधर से अब रे इधर से खींच लो और इसको भी फोकस से पास कर दो, और ये दोनों इसके डायगोनल बन गए। यानी यहाँ पे एरो लगा दो इधर, यहाँ पे एरो लगा दो इधर, ये बन गई आपकी। और नाम लिखना मत भूलना और शेड करना मत भूलना। थोड़ा इस चालाकी से भी आप इस इमेज को जल्दी से टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगली पोजीशन पे चलते हैं, चौथी पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस एफ। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगला क्या अगला स्टेशन क्या था, सी के बाद अगला स्टेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ की बना लेते हैं। फिर वही बात, हम पहले बनाएंगे ड्राइंग, ये रहा, फिर हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये रहा हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम लिखना बहुत जरूरी है, नाम लिख दिया और ये कर दिया हमने इसको शेड, और ये कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ये सी एंड एफ। अब नियम कानून वही पहले वाला, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। यानी जो भी रेस पैरेलल जाएंगी, ये गई पैरेलल रे, ये फोकस से होके वापस आएगी, इसको फोकस से होके वापस शो कर दो, ये होगी फोकस से ये रे वापस, और यहां पे लिख दो आप फोकस एफ। दूसरी रे कैसे लेनी है भाई, कैसे भी ले लो, फोकस से ले सकते हैं, फोकस से जो रे जाएगी वो वापस, फोकस से जो रे जाएगी वो पैरेलल होके वापस आएगी। या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रे ले सकते हैं। यानी कोई रे ऐसी हो सकती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, जरा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, यानी मैं इसको यहां से लूं, ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये मिल गई, ये देखो। यानी जो रे यहां से जो रे चली, यहां से जो रे चली, ये इस ढंग से चली कि ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये नॉर्मल बना रही है, इसलिए रिफ्लेक्ट होके भी वापस आएगी, इमेज बनेगी यहां, ये बन गई इसकी इमेज। अगर इसका नाम इधर ए रख दूं, इधर मैं बी रख दूं, तो ये हो गया इसका ए डैश, ये हो गया इसका बी डैश, ये बन गई इसकी इमेज। अब इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। अब ध्यान इधर देख लो, ये जो मैंने बनाई है इधर भी देख लो, यहां से एक गई पैरेलल, ये वापस आ गई। दूसरी हमने ऐसे ली जो यहां से रह गई, लेकिन इसको एक्सटेंड करूं तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो नॉर्मल बना रही है, तो जिस रास्ते से जाएगी उसी से वापस आ गई, ये बन गई मेरी इमेज। इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। यही तो हमने इधर लिख देना है ना, यही तो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनी, यानी सेंटर कर्वेचर से बाहर हुई। और रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो है ही, सच में मिल रही है, रियल है, उल्टी भी है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज, ये साइज और बढ़ जाएगा। आपको याद हो पिछली इसमें जब इमेज सी पर थी तो ऑब्जेक्ट साइज वाज इक्वल टू द इमेज साइज, इन इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर था, और मैंने कहा था जैसे जैसे इमेज आगे जाती जाएगी उसका साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे ये बियॉन्ड सी गई, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है। पहले, इससे पहले क्या थी, ऑब्जेक्ट के बराबर, अब क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो ये चीजें आपके सामने रही। अगले इसके ऊपर चलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस एफ ऑफ द कनकेव मिरर। ऑलराइट जी, फोकस के ऊपर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। सो लीजिए, ये भी लीजिए, ये पोल,
ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगली पोजीशन ऑब्जेक्ट की, अगला स्टेशन क्या है, अगला स्टेशन आ गया एट द फोकस, यानी यहाँ पे फोकस के ऊपर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, मैंने मिरर का नाम, और ये रहा इसका पॉलिशिंग, इधर भी शो किया है, लिखना मत भूलना। अब वही कहानी, हमने क्या किया भाई, हमने कहा कि पैरेलल रे कहां से पास करेगी, फोकस से, तो फोकस से पास करवा दो। दूसरी रे क्या करें, या तो मैं यहां से रे गिराऊं और पोल पे गिराऊं और ऐसे ले जाऊं, वो भी कर सकता हूं, या मैं ऐसे करूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो देखें जरा, यहां से कोई रे ऐसे जाए, देखो यहां से कोई रे ऐसे गई, लेट अस से कोई रे ऐसे गई, इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे इस ढंग से जाएगी जो कि अपीयर हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी रास्ते से वापस आएगी। जब वापस आएगी तो ये देखो, ये जो रेस हैं ये धीरे 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 आगे चलते नैरो होती जा रही है, यानी आगे चलते ये मिलती जा रही है, और ये मिलेंगी जाके इन्फिनिटी पर। कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट, इमेज इन्फिनिटी पर, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट, इमेज इन्फिनिटी पर, इमेज इन्फिनिटी पर, साइज बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कहेंगे हम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी, इमेज बनी इंफिनिटी पे। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, सच में ही मिल रही है, आगे जाके रियल भी है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी और मैग्नीफाइड बनेगी। इंफिनिटी के ऊपर जब इमेज बनती है तो एक्चुअली में देखना मुश्किल होता है, देख नहीं पाते। लेकिन ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान में रखें, इंफिनिटी के ऊपर इमेज बन रही है, इज इट ओके, क्लियर होगी बात। इन्फिनिटी के ऊपर इमेज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इस नियम कानून को मानते हुए हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो साइज और बढ़ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड तो है, क्लियर बात। अगले केस में चलते हैं, लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अगला स्टेशन एफ के बाद क्या था, एफ एंड पी का ही तो था, बिटवीन एफ एंड पी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो भी बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा इसका पोल, ये रहा फोकस और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम लिखना नहीं भूलना है, बार बार आपको कह रहा हूं, शेडिंग करना नहीं भूलना है, ये बार बार आपको कह रहा हूं। अब ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता हूं, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, एफ एंड पी, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब क्या करें, पहला नियम तो वैसे ही लगा दो यार, पैरेलल रेस वाला तो भूलना ही मत। यहां से जो भी रे इधर जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर वापस आएगी, तो इसको फोकस से इधर रख देते हैं। अगला नियम कानून क्या लगाएं, इधर देखें जरा इस इमेज को, फिर आपको समझ में आ जाएंगी बातें। पैरेलल वाली तो ये रही, ये इधर रिफ्लेक्ट होके चलेगी, पैरेलल वाली ये रही, रिफ्लेक्ट होके फोकस से चलेगी। हमें चाहिए दो, दूसरी क्या करें, दूसरी अगेन जो हमने पहले ली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, सेम वैसे ही ले लेते हैं। यानी हम थोड़ा ऐसा ले लेते हैं कि इधर से कोई इमेज आ रही है, इधर से कोई रे जा रही है, वो इस ढंग से जा रही है, यानी रे थोड़ी इधर गई, लेकिन इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ध्यान आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। इसको अगर आपने बहुत प्रिसाइजली करना है तो मैं ऐसे कर देता हूं कि ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और ये मिला देते हैं, फाइन, अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। लीजिए, ये ऑब्जेक्ट था ना अपना, इधर ऑब्जेक्ट, ये जो रे ऑब्जेक्ट से पैरेलल गई वो फोकस से होके वापस आ गई। ये जो रे यहां से गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो रे इधर से गई ये लग रहा है ये उसी रास्ते से वापस आएगी जब हम यहां से देखेंगे। लेकिन जब हम यहां से देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये रेज इधर से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी इस तरफ को तो इमेज बनेगी। आपको कहा था ना इन्फिनिटी के बाद इमेज किधर जाएगी, बिहाइंड द मिरर। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ ये रेज की विड्थ बढ़ती जा रही है, ये जैसे जैसे आगे जाएंगी विड्थ, ये जैसे जैसे आगे जाएंगी विड्थ बढ़ती चली जाएगी, विड्थ बढ़ती चली जाएगी, तो इमेज तो वहां बनेगी नहीं। लेकिन जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि रे ये वाली रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गई, ये रे मुझे लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही है। ऑलराइट,
ये जो रे पैरेलल जो थी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, फोकस से होके जो गुजरी थी, ये हमारा फोकस है, जो फोकस से होके गुजरी थी, हमें क्या लगेगा जब हम इसको यहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये रे भी कहीं पीछे से आ रही, और जहां भी ये रेस पीछे मिलती हुई दिखे वहां बनेगी इमेज। अगर मैं इसको भी थोड़ा ऐसा एक्सटेंड कर लूं तो ये बन गई हमारी इमेज। अब इस बार ये ए और ये बी, ये इसका ए और ये इसका बी, इधर समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, फोकस से होके गुजरी, लेकिन जब मैंने इसको यहां से देखा तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं पीछे से आ रही। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो रे गई इस ऑब्जेक्ट से, वो उसी रास्ते से वापस आई, लेकिन जब मैं यहां से देखा तो मुझे लग रहा है ये कहीं पीछे से आ रही है। ये इनका रेस का डिस्टेंस यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे और दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मिलेंगे कहीं नहीं। जब मैं यहाँ से दिखूंगा तो मुझे लग रहा है ये कहीं ऐसे इधर कहीं कहीं मिरर के पीछे कहीं मिल रही है, और जहां मुझे मिल नहीं रही है, लग रहा है कि मिल रही है, जहां मिल रही है वहीं हो रहा है ये इमेज फॉर्मेशन, वहीं हो रहा है ये इमेज फॉर्मेशन। इजी। सो ये जो इमेज है फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ये इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। और ये कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तभी ये इमेज बनती है। ये बनी बिहाइंड द मिरर। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई वर्चुअल क्यों कहा इसको? पहले तो वर्चुअल शब्द समझ लें। वर्चुअल का मतलब है पर नहीं है, है पर नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, दिख रही है, एक्चुअली में नहीं है, दिख रही है। यहां पे इमेज है नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि यहां इमेज बन रही है, क्योंकि यहां हमें ये रेज आती हुई ऐसे लग रहा है कि कहीं इधर से आ रही है, इसलिए वो इमेज दिख रही है, इसलिए इसको सच में रेज नहीं मिल रही है। सच में तो रेज इधर से रिफ्लेक्ट हो गई है सारी, तो मिलेगी कहां? लेकिन हमें लग रहा है कि इधर मिल रही है, यानी वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आप घर से खाना खा के निकले, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से सामने से निकले, वहां से आपको बड़ी आपके फेवरेट फूड की खुशबू आपको आई, आपको टेम्पटेशन जगी उसको खाने की, वर्चुअल हंगर। भूखे नहीं आप, घर से तो खाना खा के निकले थे, लेकिन वो जो खुशबू आई ना, उसने आपको वर्चुअल हंगर दे दिया। हंगर है नहीं, फिर भी आपको लग रहा है कि हंगर है उस खुशबू की वजह से। यहाँ रेज मिल नहीं रही हैं, लेकिन यहां से देखने से लग रहा है कि रेज मिल रही है, इसलिए इमेज यहां बन रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे वर्चुअल। दूसरा ये बात कर रहा है कि ये इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब सीधी है, ये इसका ए का सिर इधर तो इसका ए का सिर भी इधर, यानी सीधी है, ये हो गई इरेक्ट। एनलार्ज, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ध्यान इधर, ये इमेज ऑब्जेक्ट से ये इमेज बड़ी बनेगी। ये रहे हमारे केसेस। क्या कहा? ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा तो इमेज मिरर से दूर जाएगी एक एक स्टेशन। जैसे जैसे इमेज दूर जाएगी वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा, इमेज मिरर से और दूर जाएगी तो इमेज का साइज बढ़ जाएगा, और एक टाइम ऐसे आएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आ गया तो इंफिनिटी के बाद इमेज कहां जाए, कहां जाएगी बेचारी इमेज? उसने सोचा चलो मिरर के पीछे चलते हैं, और वहां बन गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इज इट ओके? चलिए इसको ना समराइज कर लेते हैं। हमारे पास 6 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, 6 ही पोजीशन की जगह इमेज बनी। समझने वाली बात हमें यहां ये है कि ये इसको समझते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। जब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, ये बनी एनलार्ज, और ये बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको नोट कर लिया जाए। 6 इमेजेस में से केवल एक ही इमेज ऐसी है जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ध्यान इधर, 6 इमेजेस में से केवल एक ही इमेज ऐसी है जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बाकी की 5 इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। सो कॉनकेव मिरर में एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, बाकी की 5 रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं। जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है वो तब बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है। याद रह जाएगा। चलिए याद रखने के लिए इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे है, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड।
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के बाद बियॉन्ड सी एक स्टेशन और चला, इमेज एक स्टेशन और उधर खिसक गई, बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है। एट सी ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इमेज भी एट सी बन गई, सी के ऊपर साइज हो गया सेम, लेकिन अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट पहुंचा तो बियॉन्ड सी इमेज और आगे चली गई, थोड़ी बड़ी हो गई, पहले सेम साइज थी अब बड़ी होगी। अब देखो ना, पॉइंट साइज थी, फिर डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज से बड़ी है, फिर ये सेम साइज हो गया। अब साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बढ़ गया, लेकिन अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट पहुंच गया फोकस पे तो इमेज पहुंच गई इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इन्फिनिटी पे इमेज, लेकिन इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हाँ बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ आ गया तो इन्फिनिटी के बाद इमेज कहां जाए, इमेज ने कहा चलो मिरर के पीछे, और इस केस को याद रख लो, इस केस में बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। सो कनकेव मिरर एक ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होती है। बार बार ये बात कह रहा हूं, समझ लो इसको। अब हम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर समझते हैं, सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। भाई, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स। क्यों? मोटर व्हीकल्स में भी क्या यूज होते हैं कनकेव मिरर, टू क्यों? टू गेट पावरफुल एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ लेते हैं इसको तो बात समझ में आएगी। ये अगर टॉर्च है, देखो ये टॉर्च, इसके ऊपर मैंने यहां लगाया ऐसे कनकेव मिरर, अब टॉर्च बन गई। इसके फोकस के ऊपर मैंने लगाया इधर बल्ब, कहां लगाया? इसके फोकस के ऊपर, ध्यान रखना इधर फोकस ही समझ लेना इसको। अब फोकस से जो भी रेज जाती हैं, नियम क्या था? फोकस से जो भी कनकेव मिरर के फोकस से जो भी फोकस से जो भी इधर रेज जाएंगे, हमने इसको रखा फोकस पे, ये देखो ना, ये था ना पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस जो भी रेज फोकस से होके जाएंगी वो पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये नियम था, जो भी रेज फोकस से होके पास करें, तो फोकस के ऊपर तो ऑलरेडी बल्ब आया हुआ, यानी सारी की सारी रेज फोकस से होके जा रही हैं, तो जो भी रे यहां से इधर गई वो पैरेलल होगी, जो रे इधर गई वो भी पैरेलल होगी। इस वजह से हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिला, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिला। पैरेलल बीम ऑफ लाइट दूर तक जाएगा तो दूर तक दिखेगा। इसीलिए जितने भी टॉर्चेस हैं, आपके घर में टॉर्च है ना, ध्यान से देखना, आगे अंदर ये कॉनकेव मिरर, एज ए रिफ्लेक्टर, मिरर की तरह रिफ्लेक्टर, जो भी रे उसके ऊपर पड़ती है ऐसे, ये आपका कॉनकेव मिरर है, टॉर्च में लगा हुआ है, ये पीछे टॉर्च है, इधर फोकस के ऊपर रखा हुआ बल्ब, फोकस से सारी रेस पास आ रही हैं, तो जो भी फोकस से रेस पास रही है वो पैरेलल हो जाएंगी, इधर टकराएंगी इसके साथ, मिरर के साथ, जो इधर को जाए, टकराने के बाद आगे पैरेलल होके जाएंगी। इसीलिए टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स, गाड़ियों की हेडलाइट्स में पैरेलल दूर तक दिखे, हमें लंबी वो लाइट जाए, इसलिए हम वहां पे कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। भाई, शेविंग मिरर क्यों यूज करते हैं ऐसे? concave mirrors are used as shaving mirrors to see larger image of the face। इधर ध्यान दो, शेविंग मिरर क्यों? इसलिए इधर आते हैं वापस, 5 केसेस में तो रियल एंड इन्वर्टेड बना रही है। अगर रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, अगर ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगी तो मुझे मेरा चेहरा उल्टा नहीं दिखेगा, लेकिन मैं वो मिरर इस ढंग से बनाऊंगा, कनकेव मिरर, कि आप जब भी उस मिरर के सामने खड़े हो, आप पोल और फोकस के बीच में हो, फोकस बड़ा कर, फोकस दूर होगा तो आप पोल और फोकस के बीच में खड़े होंगे, पोल और फोकस के बीच में खड़े होंगे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, यानी आपका चेहरा सीधा दिखेगा, एनलार्ज बनेगी यानी बड़ी दिखेगी। बड़ी दिखने का फायदा क्या होगा? एक छोटा सा बाल भी इधर होगा ना, वो बड़ा दिखेगा, तो दूर से दिखेगा भाई साहब शेप सही नहीं हुई, इसको दोबारा कर लो, काट लो। बात समझ में आ रही है? सो जितने भी शेविंग मिरर्स है, जब आप किसी होटल में जाते हो या आपने घर में भी रखा होगा, उनका फोकस बड़ा होता है, फोकल लेंथ बड़ी होती है। आप जहां भी उसके साथ पास में तो खड़े होंगे, तो आप पोल और फोकस के बीच में खड़े हो रहे हो, जब भी आप शेविंग मिरर के सामने खड़े हो तो इस चीज को याद रखना, आप उसके पोल और फोकस के बीच में है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है, डायरेक्ट बन रही है और एनलार्ज बन रही है, इसलिए उसको शेविंग मिरर की यूज करते हैं, ताकि छोटा सा बाल भी दिख जाए कि शेप क्लियरली हुई है नहीं। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर इसको यूज करते हैं टू सी लार्जर इमेज। ये सेम ही कारण है, डेंटिस्ट के पास भी जो कनकेव मिरर होता है, स्पून की तरह दिखता है, ऐसे आपके मुंह में डालते हैं वो,
फिर उसमें इमेज देखते हैं, वो क्या है, कॉनकेव मिरर। तो वो जो दांत है वो उस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में फॉल कर रहा है और फिर वो इमेज दे रहा है बड़ी। तो छोटी सी कैविटी भी होगी ना तो बड़ी दिखेगी, इसलिए उसको दिख जाता है भाई साहब दांतों में कैविटी हो गई है, ब्रश करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये दांत खराब। ये बात समझ में आ रही है, कैविटी का इलाज करवा लीजिए, इसलिए डेंटिस्ट का मिरर भी इसको कहते हैं। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है तो सभी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझ लो। लार्ज कनकेव मिरर्स, बड़ा कनकेव मिरर, यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस वो फर्नेसेस होती हैं जो सन की हीट को लेके हीट अप होती है, सन की रेज से हीट एनर्जी जनरेट करती है। सन की रेज से हीट एनर्जी जनरेट करने का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं, आओ इधर डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये कनकेव मिरर हमने लगाया, सोलर फर्नेस के साथ हमने लगाया कनकेव मिरर। इसका जो फोकस है, ओके, ये समझ लो इसका पोल और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से ये पॉलिश है, ध्यान देना इधर। हमने क्या किया, ये इसका नाम रख देता हूं मैं। हमने क्या किया, फर्नेस में, यानी जहां हमने कोई चीज हीट करनी है और हमें सन रेज से ही हीट जनरेट करनी, हमें कोई पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगानी पड़े, तो हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा कनकेव मिरर लेंगे। जिस भी चीज को हमने हीट करना है उसको उसके फोकस पर रखेंगे, उसको उस चीज को उसके फोकस के ऊपर रखेंगे। फोकस के ऊपर क्यों रखेंगे, क्योंकि जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी, इसका मुंह कर देंगे सन की तरफ को, जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी वो कहां से गुजरेंगी, फोकस से। जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी वो कहां से गुजरेंगी, फोकस से। यानी जितनी भी सन की तरफ हमने इसका फेस कर दिया ऐसे, अब सन से जितनी भी रेज आ रही हैं, दे आर अज्यूम्ड टू कम पैरेलल टू ईच अदर, वो सारी की सारी रेज इधर फोकस के ऊपर कंसंट्रेट हो रही हैं। इतनी सारी सूर्य की किरणें, इतनी सारी रेज सन की जब एक जगह इसके फोकस के ऊपर इकट्ठी होंगी तो ये बहुत बड़ी हीट जनरेट करेंगी। इसी वजह से हम इसको सोलर फर्नेसेस में यूज करते हैं। क्लियर हो गया बात, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की बात तो होगी पूरी, अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर्स की। कन्वेक्स मिरर्स के लिए भी हमें रूल समझने पड़ेंगे। क्लियर, रूल्स वही हैं चार, लेकिन कन्वेक्स मिरर के ऊपर बना, इसके लिए भी इनफाइनाइट रेज आ रही है। कन्वेक्स मिरर की शेप आपको मालूम ही है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। पहली देखो, आपको मैंने कहा मजा तो बना के ही आता है। ये रहा कन्वेक्स मिरर, ओके, हाँ, ये रहा कन्वेक्स मिरर। इधर से हमने इसको कर दिया पॉलिश और इसका हमने रख दिया भाई नाम, ये M और ये N। इसका भी बना लेते हैं हम, इसका भी बना ले, यहां से ले लेता हूं मैं, ये लो, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही है नियम कानून नंबर 1, जो उसका पहला था वही इधर पहला लेंगे। ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जितनी भी इंसिडेंट रेज आएंगी, वो इंसिडेंट रेज की हम बात कर रहे हैं। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो पैरेलल रेज तो इधर से आएंगी ना, तो जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज दूर से आ रही हैं, या चलो ऐसे डिफाइन कर देता हूं, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, ये रही पैरेलल, ये पैरेलल रेज जब यहां आई तो भाई ये रिफ्लेक्ट करेगी ना इधर से, ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये इस ढंग से रिफ्लेक्ट करेगी, यहां से ये रिफ्लेक्ट की, चलो जी ऐसे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होते हुए जा रही है। इधर ध्यान दे लो आप, रे यहां से आई, इधर से हो गई रिफ्लेक्ट, लेकिन जब हम रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर पास हो रही है। सो ऑल फोकस की डेफिनेशन याद है ना? नहीं याद तो फिर वापस जाओ, थोड़ा सा देखो। मैंने कहा था पॉइंट from which all the incident rays parallel to the principal axis after reflection passes through or appears to pass through। ये रे appears to pass through after reflection, appears to pass through, ऐसा लग रहा है ये फोकस से होते हुए फोकस से पास कर रही है। ये हो गया हमारे पास नियम कानून नंबर 1, ये हो गया हमारे पास नियम कानून नंबर 1। चलो इसको आप डायग्राम से भी थोड़ा समझ लो, डायग्राम से समझ लो, मतलब
मतलब कि ये रही आपकी डायग्राम। लो, ये एक एक चीज बहुत स्लो आप तक लेके आ रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो गई इधर को रिफ्लेक्ट, अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है। ये है नियम कानून 1। दूसरा नियम कानून क्या था हमारे कण के बारे में, कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रास्ते से वापस आएगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी रास्ते से वापस आएगी। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बात भी कर लेते हैं यहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बात, यानी ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लो, ये बनाया हमने कन्वेक्स मिरर। जो रे सेंटर ऑफ रे, यहां से एक रे गई, ये गई हमारी, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ये नॉर्मल के ऊपर जा रही है, इसलिए जिस रास्ते से गई इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। जब मैं इसको यहां से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो वही नियम है ये, बस यहाँ क्या बिहाइंड द मिरर है, अपीयर्स टू कम, आ नहीं रही है यहां से, अपीयर्स टू कम है, अपीयर्स टू, ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है। अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम ये रहा भाई, जो रे, अगला नियम क्या था हमारे पास, अगला नियम हमारे पास ये था कॉनकेव के केस में, क्या था कि जो रे फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर फ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। यहां भी वही है, ये रे गई फोकस से, ये रे ऐसे गई, इसको एक्सटेंड कर दूं तो ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्ट होके ये इधर आ गई, रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो नियम कानून वही है, बस इधर थोड़ा डॉटेड में दिखाना, ध्यान इधर इधर पीछे जो वर्चुअल इफेक्ट है वो डॉटेड लाइंस में दिखाइएगा। सो जो भी रे अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, जो रे अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, ये लो, incident ray of light which appears to pass towards the focus f of the convex mirror becomes parallel to the principal axis। appears to pass, ऐसा लग रहा है ये फोकस से गुजर रही है, इसलिए पैरेलल हो गई, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए होगी पैरेलल। तो ये हो गया हमारा ये वाला केस। चलिए अगली भी स्टडी कर लेते हैं, यानी अगला नियम कानून भी देख लेते हैं। अगला नियम कानून क्या होगा, अगला नियम कानून क्या होगा पता है आपको, वैसे तो सेम ही है नियम कानून जो पहले थे, वो रहा हमारा अगला नियम कानून ये, जो रे पोल से जाएगी, जो रे पोल के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंगल ऑफ आर बनाते हुए। यहां भी वही है, वहां भी वही था। सो नियम कानून तो ऑलमोस्ट सेम है, वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया, इसलिए यहां थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे। अब चलते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कन्वेक्स मिरर की इमेजेस फॉर्मेशन देखते हैं। देखना वही है, कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जा सकता है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था, वैसे इसमें देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जा सकता है। पहले तो वे समझते हैं, जितनी जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हो उतनी ही तरह की इमेजेस बनेगी। ऑब्जेक्ट के स्टेशन समझ लेते हैं। सो ओके, ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर। यहां से किया हमने इसको पॉलिश, और ये इसका बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, ये पोल, ये फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी तो सारी चीजें बिहाइंड द मिरर है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द मिरर, इधर तो कुछ है ही नहीं भाई। अब ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा जाएगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है। और जब भी हम मिरर को रखते हैं तो इस ढंग से रखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में, चाहे वो मिरर कनकेव हो कन्वेक्स हो, आप देख भी रहे होंगे। इधर मैं कहां रखूं, कितने स्टेशन है भाई, मेरे पास 2 स्टेशन है। या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो इन्फिनिटी पे, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से चला भागता भागता भागता, उसके बाद अगला स्टेशन पोल ही नजर आ रहा है। लेकिन एक स्टेशन और है, जो स्टेशन है मेजरेबल का, ये था इन्फिनिटी का, ये है फाइनाइट का।
जहां मेजर किया जा सकता हो। नहीं मेजर किया जा सकता ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया जा सकता हो, ये सेकंड पोजीशन, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मेजरेबल। कहीं भी हो, पोल से पहले, पोल के ऊपर तो रख नहीं सकते। तो यहां तो कुछ, जब हम उसमें आ रहे थे तो स्टेशन थे, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहां तो बियॉन्ड पी है, ये बियॉन्ड पी ऐसे कह लो, बियॉन्ड पोल, पोल से इस तरफ, या फिर इन्फिनिटी के, यानी दो ही केसेस हैं। ऑब्जेक्ट दो ही तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। कहां, आप इतनी दूर से आ रहे हैं और मैं इधर आपको कन्वेक्स मिरर से देख रहा हूं, मैंने पूछा कहां हो, आप कहेंगे सर बहुत दूर है, अभी इन्फिनिटी पे। अच्छा, फिर आप थोड़े और चले पास आगे, मैं पूछूंगा कहां हो, सर अब फाइनाइट डिस्टेंस पे है, पोल से पहले है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मेजर कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट पूछूं कहां हो, तो यहां तो कोई स्टेशन का नाम है नहीं, आप क्या नाम देंगे, कुछ भी नहीं। सो जो ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पे है तो इमेज भी दो ही पोजीशन पे बनेगी। ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पे है तो दो ही इमेजेस बनेगी, दो ही इमेजेस बनेगी। आइए देख ही लेते हैं इनको। When the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो क्या होगा भाई, बना के दिखाऊं क्या, चलो बना लेते हैं। बनाने में, इमेज बनाने में मजा अपना ही है। ये रहा हमारा मिरर, इसको कर लेते हैं पॉलिश, इसमें लगा लेते हैं, हाँ ये लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रख देते हैं इसका नाम। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं हम उनको डॉटेड लाइन से इनिशियली शो करते हैं, तो शो कर देते हैं। ये रे आई इन्फिनिटी से, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है हम उनको कैसे लेते हैं, हम उनको लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, अभी हमने नियम कानून पढ़ा, वो ऐसे लगता है जैसे रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी कुछ ऐसे, ये इधर को चलेगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा देखने में कि ये फोकस से जा रही है। दूसरी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट ऐसे कर, लेकिन इसको मुझे ऐसे लगेगा ये फोकस, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। अब ध्यान रख लो, जो कनकेव मिरर में भी था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज फाउंड एट द फोकस। कन्वेक्स में भी है, इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फाउंड एट द फोकस। लेकिन फोकस के ऊपर इमेज बन क्या रही है भाई, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है ना, ये देखो, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। इस वाली चीज को, ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाते, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहां सिर्फ लिखना ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये आई पैरेलल रेज, ये फोकस के ऊपर है, ऐसे लग रहा है कि फोकस के ऊपर मिल रही है, तो इमेज तो बन रही है फोकस पे। अब हमारे पास आई कि भाई इसकी क्वालिटीज क्या होंगी, तो ये रही ना इसकी क्वालिटीज। When the object is at infinity, image is formed at the focus. Focus कहां है इसका, behind the mirror. Focus कहां है इसका, behind the mirror. यानी image behind the mirror बन रही है। So हम लिखेंगे इसको, when the object is at infinity, image is formed at the focus, और साथ में ये जरूर लिखेंगे behind the mirror। कौन से केस में, convex, कौन से केस में, mirror, 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 convex mirror में। Okay, ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल क्यों, क्योंकि सच में तो इमेजेस यहां नहीं मिल रही, सच में तो सॉरी रे सच में तो यहां नहीं मिल रही, से यहां सच में तो इमेज नहीं बन रही, झूठ मूठ की इमेज बन रही है, दिख रही है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी आंखें हैं, ये रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क महसूस नहीं करती। आंखें रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। सो ये बन रही है हमारी वर्चुअल, और ये इरेक्टिव होगी। जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी भी होती है, इरेक्ट। और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत छोटी होगी क्योंकि फोकस पे बन रही है। ये बात हम कनकेव मिरर के केस में भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगली पोजीशन की, भाई ये लो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब हम क्या लिख रहे हैं, फाइनाइट, मेजरेबल, हम कुछ नहीं लिख रहे हो क्योंकि और स्टेशन का नाम वहां है ही कुछ नहीं, फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। तब क्या होगा, तब क्या होगा, चलिए बना लेते हैं। ये मिरर, चलो जी पॉलिश कर देते हैं, इसका बना देते हैं। ये हम अब इसको कर देते हैं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम लिख देते हैं इसका। जरा चलते हैं ऑब्जेक्ट कहीं भी,
फाइनाइट डिस्टेंस में, मेजरेबल में, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं भी रख दो, हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट यहां। तो रेस कैसे लेनी है भाई, वही लो ना, एक रे गई पैरेलल, ये यहां से भाग गई इधर, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होके पास हो रही है, देखो इधर से पास हो रही है। दूसरी रे इस ढंग से लो कि ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वही, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लो, ये रे इधर की, यहां से जब आगे गई तो हमें लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और इसी रास्ते से गई तो इसी रास्ते से वापस भी आएगी। ये दोनों इमेजेस देखो, ये दोनों रेज यहां मिल रही हैं, तो इमेज बन रही है ये। अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी, तो इसको नाम भी ऐसे ही दूंगा, ये ए डैश, ये बी डैश, हो गई कहानी खत्म। इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी, इमेज बनी बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहां बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलो ये देख लो, ये इमेज कहां बनी, इमेज बनी बिटवीन पोल एंड फोकस। ये ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे लग रहा है फोकस से होके पास हो रही हैं, ये ऐसे गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, उसी से वापस आएगी, ये बन गई हमारी इमेज। ये तो बहुत आसान काम हो गया। यानी ये जो इमेज है, ये जो इमेज हमारी बनी, ये जो इमेज हमारी बनी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है, तो यही लिख दो ना यहाँ, ये लो। अब होगी करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे भी बनेगी। वर्चुअल तो है ही, वर्चुअल तो मैं आपको बार बार समझा ही चुका। इरेक्ट भी है, इरेक्ट मतलब सीधी है, देखो इसकी खोपड़ी है इधर, तो इसका सिर भी इधर ही है, इसके पैर इधर इधर, यानी इरेक्ट। और डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये इमेज ये इस ऑब्जेक्ट से देखने में भी छोटी लग रही है और बनेगी भी छोटी, डिमिनिश्ड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई? तो हमें एक बात समझ में रख लेनी चाहिए, वो रही ये, देखो कन्वेक्स मिरर के केस में या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड पोल के बीच में है, मेजरेबल डिस्टेंस। दोनों ही केसेस में हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, दोनों ही केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड। जब ऑब्जेक्ट मेजरेबल डिस्टेंस में है तो इमेज बन रही है बिटवीन पी एंड एफ, अभी भी बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है, लेकिन नोट करने वाला पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मुझे ये समझ में आ रहा है, इधर ध्यान। कॉनकेव मिरर तो 5 इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा था, केवल एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना रहा था। लेकिन कन्वेक्स मिरर दो ही तरह की इमेजेस बनाता है और दोनों ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। ध्यान इधर, दोनों ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। कन्वेक्स मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता ही नहीं है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होंगे? चलिए हम कन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में, और इसके ऊपर ना यूजेस और इसके ऊपर सवाल जरूर आते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान से रखिएगा इन चीजों को। लीजिए, ऑलराइट, ए कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स। क्यों भाई? ये जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, जब आप रात को चलते हैं और ऊपर इतनी सुंदर सुंदर स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, उसके अंदर कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? एज ए रिजल्ट लाइट फ्रॉम द लैंप डाइवर्जेस ओवर द लार्ज एरिया। ये जो कन्वेक्स मिरर है ना, ये रहा कन्वेक्स मिरर। ओके, बड़ा बना देता हूं, बड़े में ही अच्छा लगेगा। ये रहा कन्वेक्स मिरर। अब इसका ये रहा बाकी का हिस्सा, इसको मैं कह दूं पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसका पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें जितनी भी रेज, पैरेलल रेज आ रही हैं, ये रेज ये देखो इधर जा रही है, ये रेज यहां इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज फैल रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद रेज फैल रही हैं, रेज फैल रही हैं। और स्ट्रीट लाइट में हमें क्या चाहिए? स्ट्रीट लाइट में चाहिए कि पूरी स्ट्रीट में लाइट हो, कम छोटे से बल्ब से भी पूरी स्ट्रीट में लाइट हो जाए। तो इधर लगाएंगे छोटा सा बल्ब, वो इस इधर लगाएंगे छोटा सा बल्ब, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, दूर करेगा, इसलिए ज्यादा एरिया वो लाइट कवर करती है। कनकेव में क्या था? सीधी और लाइट दूर तक जाए। इसमें क्या है? लाइट दूर तक भले ना जाए, लाइट ज्यादा एरिया कवर करे, इसलिए हम इसे यूज करते हैं
क्यों? कन्वेक्स मिरर इज यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स, इसलिए हम इसे स्ट्रीट लैंप्स में यूज करते हैं। ये बात क्लियर होगी। अगले इस पे चलते हैं। कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, कार में, बस में, ट्रक में, या आपके टू व्हीलर में एक रेयर व्यू मिरर होता है जिसमें पीछे आने वाली गाड़ियां दिखाई देती हैं। कन्वेक्स मिरर को उसमें यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, जरा ध्यान दो। पहली चीज जो हमने देखी, कन्वेक्स मिरर जो है वो हमें हमेशा ही छोटी इमेज बना के दे रहा है। वो हमें हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देगा और छोटी देगा। इमेज साइज क्या है उसका? छोटा। कन्वेक्स मिरर की इमेज साइज क्या है? छोटा। ये लो, इमेज साइज क्या है इसका? डिमिनिश्ड छोटा है। अगर एक तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना रहा है, दूसरा छोटा बना रहा है। वर्चुअल डायरेक्ट का मतलब समझे हो? अगर रियल एंड इन्वर्टेड बनाता हूं तक तो, अगर आप कनकेव मिरर लगा देते एज ए रेयर व्यू मिरर तो क्या होता? तो जैसे आप गाड़ी अपनी ड्राइव कर रहे हो, आपने अचानक शीशे में देखा, पीछे क्या दिखेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। पिछली गाड़ियों की इमेज कैसी दिखेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। आप देखेंगे यार इन्वर्टेड उल्टी, यानी सारी गाड़ियां उल्टी हो गई, सारी गाड़ियां, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया कहीं? डर जाओगे आप। तो हमें उल्टी नहीं चाहिए, हमें गाड़ियां सीधी आती हुई दिखनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा ही कन्वेक्स मिरर लगाएंगे कि कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, सीधी बनाता है। एक दूसरी चीज, ये इमेज बनाता है छोटी, ये इमेज बनाता है छोटी, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड इमेज के बनाने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा एरिया कवर करेगा ना, इसकी शेप ही ऐसी है, ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो हमें ज्यादा गाड़ियां, अगर ये बड़ी इमेज बनाए तो दो इमेजेस में पूरा मिरर भर जाएगा और पीछे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो नहीं दिखाई देंगे। आपको पूरा रोड दिखाई दे, उस रोड के ऊपर चलने वाली हर गाड़ी दिखाई दे, तो बहुत जरूरी है कि इमेज छोटी बने। इसलिए आपको जो रेयर व्यू मिरर में इमेज दिखती है, एक तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, दूसरा वो छोटी होती है। इस छोटी होने की वजह से वो ज्यादा एरिया कवर कर पाती है। इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं रेयर व्यू में। ये बात भी होगी। ओके, समझ में आ गई ये बात? चलिए, ये हो गई दो मेजर यूजेस इसके, रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लाइट में और रेयर व्यू एज ए रेयर व्यू मिरर इसको यूज करते हैं। क्यों? ऑलवेज प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेजेस, सीधी इमेजेस बनाता है, हमें ऑब्जेक्ट सीधा ही तो दिखना चाहिए। और क्योंकि कन्वेक्स मिरर हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो छोटी जगह घेरता है, तो कवर्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू, तो ज्यादा पीछे का पूरा रास्ता ही आपको दिखा पाता है। ये रही हमारे पास यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के साइन कन्वेंशंस के बारे में और करेंगे साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स। जय हिंद।